ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर मैं मुकेश बुलारा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक अपना कल कंप्लीट हो चुका है। आज एक ही छोटा सी टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां आज का अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। यानी पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती है। अपन मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां, मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गतियां। तो गतियां वाला टॉपिक शुरू करने से पहले अपन देखेंगे थोड़ा सी पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या है, कैसी है, किस प्रकार की है और क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पृथ्वी की गतियां। गतियां बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं पृथ्वी। तो सबसे पहले एक चीज आती है कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। किस प्रकार की है पृथ्वी की आकृति, किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की आकृति हम बताते हैं कि इसकी आकृति है भू-आब जैसी। किस प्रकार है भू-आब, या इसको बोलते हैं लद्धवक्ष गोला। लद्धवक्ष गोला, लद्धवक्ष गोला या भू-आब को अंग्रेजी में कई बार जियोड भी बोलते हैं, जियोड। तो सबसे पहले पृथ्वी और पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, भू-आब, लद्धवक्ष गोला या फिर जियोड प्रकार की है। अब इसके अंतर्गत देखो, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सी बताने की कोशिश करता हूं। ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी क्या है पृथ्वी है। तो अब पृथ्वी देखने में किस प्रकार लग रही है अपन को, गोलाकार लग रही है, लेकिन ये पृथ्वी की एक्चुअली आकृति नहीं है। तो फिर पृथ्वी की एक्चुअली आकृति किस प्रकार की है कि भू-आब का मतलब क्या होता है कि ध्रुवीय भाग से ये क्या है, थोड़ी सी चपटी है। ध्रुवीय भाग है ये ध्रुवीय भाग, इस दोनों ध्रुवीय भागों की तरफ से ये क्या है, थोड़ी सी चपटापन लिए हुए, चपटापन लिए हुए हैं। इस प्रकार ये दोनों ध्रुवीय भाग है, दोनों ध्रुवीय भागों की तरफ से इसने क्या ले रखा है, थोड़ा सी चपटापन ले रखा है। इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय भाग दोनों ओर से दबे हुए और बीच वाला भाग है, इस भाग में क्या है, उभार है, उभार है। तो सबसे पहले देखो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत एक गति आती है जिसको बोलते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति या फिर उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। तो सबसे पहली एक गति है, वो गति कौन सी है, घूर्णन गति। सबसे पहली गति कौन सी है, घूर्णन या दैनिक गति, दैनिक गति। अब देखो घूर्णन का मतलब क्या होता है और दैनिक गति का मतलब क्या होता है। घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, इस प्रकार घूमती है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, कौन सी गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का आकार भू-आब के समान है, भू-आब के समान है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है ये हमारे को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ध्रुवीय भाग चपटे हैं, जबकि ये बीच वाला भाग है ये क्या है, उभार लिए हुए है। तो घूर्णन गति या दैनिक गति, देखो लिखते हैं थोड़ा सी कि इस गति के कारण पृथ्वी की इस गति के कारण, गति के कारण इसकी आकृति, इसकी आकृति आकृति भू-आब के समान है, भू-आब के
समान है यानी यानी ध्रुवीय भाग चपटे हुए, ध्रुवीय भाग चपटे हुए मध्यवर्ती भाग उभार लिए हुए हैं। तो पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति बोलते हैं, इसका एक नाम और क्या है, परिभ्रमण गति। ये तीनों नाम एक ही गति के। घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूमना। तो पृथ्वी लगातार क्या घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप या वर्तमान जो आकृति है किसके समान है, भू-आब या जियोड के समान जो आकृति है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है। अब देखते हैं कि इसका एक तो भूमध्य रेखीय व्यास होता है, एक ध्रुवीय व्यास होता है। एक तो भूमध्य रेखीय व्यास और दूसरा होता है ध्रुवीय व्यास। इनको थोड़ा सीख देखते हैं कि एक भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है, फिर ध्रुवीय व्यास क्या होता है। देखो पृथ्वी के एकदम बीच वाले भाग से एक रेखा खींच जाती है जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यहां से इस प्रकार का जो व्यास है, इस पूरे व्यास को कौन सा बोलते हैं, विश्वतीय व्यास। कौन सा व्यास बोलते हैं, विश्वतीय व्यास। विश्वतीय व्यास। जबकि इस प्रकार का जो व्यास है इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। कौन सा व्यास बोलते हैं, ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का एक तो व्यास, बीच वाला व्यास, ये कौन सा हो गया, विश्वतीय व्यास या इसको बोलते हैं विश्वत रेखीय व्यास। और ये हो गया कौन सा, ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है। यानी ये विश्वत रेखीय व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवीय व्यास है ये है 12,714 किलोमीटर है, 714 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि विश्वत रेखीय वाला भाग है तो विश्वत रेखीय व्यास अधिक है। इसका मतलब क्या है कि ये भाग उभार लिया हुआ है, जबकि ध्रुवीय भाग ये क्या है, चपटा है। ये 12,714 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास, लेकिन विश्वत रेखीय व्यास को कितना है, 12,756 किलोमीटर। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवीय भाग है वो क्या है, थोड़े से चपटे हैं। चपटे यानी चपटापन लिए हुए, देख सकते हैं दबे हुए। चपटेपन का मतलब होता है थोड़े से दबे हुए हैं, जिसके आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि एक तो पृथ्वी की आकृति किस प्रकार के भू-आब के समान है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, पृथ्वी की दैनिक गति, या फिर बोल सकते हैं दूसरा कौन सा है, घूर्णन गति। दैनिक गति और घूर्णन गति के आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, भू-आब, लद्धवक्ष गोला, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जियोड प्रकार की है। फिर दूसरी है कि इसका व्यास, एक तो ध्रुवीय व्यास हो गया, ये व्यास है, ये व्यास कौन सा हो गया, ध्रुवीय व्यास हो गया। जबकि ये व्यास कौन सा होगा, भूमध्य रेखीय व्यास, यानी भूमध्य रेखा के समानांतर व्यास है उसको बोलते हैं विश्वत रेखीय या भूमध्य रेखीय व्यास। जबकि दोनों ध्रुवीय भागों की तरफ जो व्यास है उसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का विश्वत रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास की अपेक्षा अधिक है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि ध्रुवीय भाग चपटे हैं और बीच वाला भाग है ये लद्धवक्ष गोले के समान उभार लिया हुआ है। ये तो हो गया पृथ्वी और पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की। देखो चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सी पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये चीजें अपने काम में आएगी। तो इन चीजों को एक बार थोड़ा सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक पे आते हैं। तो पहले सबसे पहले पृथ्वी का पढ़ लिया। अब पृथ्वी के बाद में अपन देखते हैं कि एक होता है, इसके बाद का जो अपना हेडिंग है उसमें होता है, एक तो होता है पृथ्वी का अक्ष और एक होता है पृथ्वी का कक्ष। अपन दो शब्दावलियां पढ़ते हैं, एक तो होता है अक्ष और दूसरी शब्दावली अपन कई बार पढ़ते हैं कि कक्ष। अक्ष और कक्ष, एक तो होता है अक्ष और दूसरा होता है कक्ष। तो अक्ष और कक्ष में क्या अंतर होता है, अक्ष और कक्ष में क्या अंतर होता है। कई बार पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कई बार पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो एक डायग्राम के माध्यम से पहले इनको देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे।
देखो मैंने दो प्रकार की शब्दावलियां लिखी, एक तो लिखा है अक्ष और दूसरा लिखा है कक्ष। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव एक तो अक्षीय होगा और दूसरा क्या होगा, कक्षीय। तो अक्ष का अध्ययन हम करेंगे तो गुणन गति के अंतर्गत हम पूरा का पूरा अध्ययन अक्ष के संबंध में करेंगे, जबकि परिक्रमण गति दूसरी गति होगी, उसमें कक्ष के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु अपना एक तो गुणन गति होगी और दूसरी कौन सी होती, परिक्रमण गति। दोनों ये दोनों अक्ष और कक्ष के जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं कि अक्ष क्या होता है और दूसरा कक्ष क्या होता है। सबसे पहले एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो ये क्या है, पृथ्वी की कक्षीय समतल पर लंब। हमने क्या किया कि एक ये अपनी पृथ्वी है, जैसे ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग को मिलाते हुए हमने एक इस प्रकार का एक लंब खींच दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना कौन सा बिंदु हो गया, ये अपना उत्तरी बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया। और ये अपना कौन सा बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया। अपना उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु है। इस प्रकार हमने एक रेखा इस प्रकार खींच दी, इस प्रकार। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का एक कोण बन गया, 90 डिग्री का एक कोण बन गया। तो इसके आधार पे देखो ये तो अपना उत्तरी बिंदु है, कौन सा, अपना उत्तरी बिंदु है, और ये अपना क्या है, दक्षिणी बिंदु। लेकिन वास्तविक रूप से हम देखें तो ये अपना ही उत्तरी बिंदु है। पृथ्वी का उत्तरी बिंदु कहां पर है, इस प्रकार है पृथ्वी का उत्तरी बिंदु, इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये पृथ्वी का क्या है, नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको। क्या, मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख देता हूं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। और ये क्या हो गया, पृथ्वी का साउथ पोल। तो ये पृथ्वी का उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है, और ये अपना क्या है, उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, देखो यहां से लेके ये उत्तरी बिंदु है और ये पृथ्वी का उत्तरी बिंदु है। तो यहां से यहां के बीच में ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 23.5 डिग्री का। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे, इस प्रकार पृथ्वी को होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी किस प्रकार, इस प्रकार झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, तो अक्ष पे है। तो अक्ष पे अब आपको पूछे कि अक्ष पे कितने डिग्री, तो 23.5 डिग्री। एक तो हो गया अक्ष, अक्ष पे है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जबकि ये पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा 90 डिग्री का है। तो 23.5 के बाद में आगे वाला ये पूरा का पूरा ये जो जितना कोण बनता है, ये कोण बचेगा 66.5 डिग्री का। कितने, 66.5 डिग्री का। तो ये 66.5 डिग्री क्या होगा, ये पृथ्वी का होगा कक्ष, और ये 23.5 डिग्री ये क्या है, पृथ्वी का अक्ष। एक बार इस डायग्राम के माध्यम से आपको और बताने की कोशिश करता हूं मैं कि इस प्रकार हमने एक पूरा का पूरा लंब खींच दिया। इस लंब का मतलब क्या है कि ये तो उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वी का उत्तरी बिंदु अपना उत्तरी बिंदु है, उससे थोड़ा सी झुका हुआ है। और ये झुकाव कितना है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये तो एक लंब हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी है, पृथ्वी इस प्रकार नहीं स्थित है, पृथ्वी का झुकाव इस प्रकार है। यानी अपना उत्तरी बिंदु है, अपने उत्तरी बिंदु से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसको क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है। जबकि इसके विपरीत वाला ये पूरा का पूरा झुकाव है, इसको कौन सा बोलते हैं, ये है कक्षीय झुकाव। कौन सा है, कक्षीय झुकाव। कक्षीय झुकाव कितना है, 66 डिग्री। तो एक भाग हो गया अक्ष वाला और दूसरा हो गया कक्ष वाला। ये पूरा अक्ष वाला भाग है और ये पूरा का पूरा भाग ये कौन सा है, कक्ष वाला भाग है। तो अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, जबकि कक्षीय झुकाव कितना है, 66 डिग्री। अब अक्ष और कक्ष मैंने यहाँ पे एक लिखा है अक्ष और दूसरा लिखा है कक्ष। तो अक्ष वाला जितने भी ये अक्ष का मान है, ये 23.5 डिग्री झुकाव वाला है। ये पूरे के पूरे मान अपने पृथ्वी की घूर्णन गति पढ़ेंगे तो उसके संबंध में अपन को यह पढ़ना पड़ेगा कि पृथ्वी अपने मूल स्थान पर घूम रही है। और दूसरा है कि कक्षीय मान है, तो कक्षीय मान के अंतर्गत हम परिक्रमण गति पढ़ेंगे। तो वहां पर पढ़ेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष कितना लंबा है और कितने समय में इसको पूरा कर लेती है या पूरा चक्र कर लेती है। तो एक अक्ष है, दूसरा कक्ष है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, लेकिन कक्षीय झुकाव कितना है, 66 डिग्री है। अब इस डायग्राम के माध्यम से आप देखो, इस प्रकार आपको यह लगेगा कि कर्क रेखा ऐसे है, विषुवत रेखा ऐसे है और मकर रेखा ऐसे है, क्योंकि
एक्चुअली रूप से क्या है कि ये इस प्रकार पृथ्वी का झुकाव कितना हो गया 23.5 डिग्री, ये झुक गया तो ये पूरी की पूरी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ने ये भी थोड़ी झुक गई है। अगर ये पृथ्वी का अक्षीय और कक्षीय झुकाव नहीं होता तो भूगोल विषय के अंतर्गत कोई कठिनाई नहीं होता। पूरा का पूरा भूगोल विषय है वो अक्ष और कक्ष, ये 23.5 डिग्री और दूसरा 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री वाला मान है ना, ये दो मान समझते समझते ही भूगोल दिमाग में बैठता है। बाकी तो ये अगर अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव नहीं होता तो भूगोल विषय पढ़ने और पढ़ाने का नहीं होता, इसको कोई भी आसानी से पढ़ लेता। लेकिन इसमें 23.5 डिग्री और 66 डिग्री वाला ये जो दो मान है, अक्षीय और कक्षीय दो झुकाव है, इन दोनों झुकावों के आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ये देख लिया। अब इसके बाद में हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियों में पहली एक गति है, उसका नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की है? तो पृथ्वी की गतियां हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक पहला नाम है, उस पहले नाम का है पहली गति, एक बार पढ़ते हैं। एक गति को बोलते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति, या फिर बोलते हैं परिभ्रमण गति। ये तीनों नाम एक ही गति के। फिर दूसरी गति उसका नाम है परिक्रमण। तो सबसे पहले 1 नंबर गति उसको शुरू करते हैं। उस गति का नाम है घूर्णन दैनिक या परिभ्रमण गति। ये तीनों के तीनों नाम एक ही है। घूर्णन, दैनिक या फिर परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली गति उसको बोलते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। इसके अंतर्गत देखो होता क्या है कि पहली गति कौन सी है? घूर्णन गति। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि पृथ्वी की आकृति भू-आप जैसी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे क्या कर रही है? लगातार घूर्णन गति के द्वारा घूम रही है। कौन से अक्ष पे? अक्षीय झुकाव। अक्ष वाला भाग है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे लगातार क्या है? घूम रही है। और 24 घंटे में क्या करती है? अपना एक चक्र पूरा कर लेती है, जिसको बोलते हैं दैनिक गति। कौन सी? दैनिक गति, या फिर इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। इसके अंतर्गत देखो सबसे पहले क्या है कि पृथ्वी की जो दैनिक गति या घूर्णन गति वो 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्र कर लेती है। 24 घंटे में अपना क्या कर लेती है? एक पूरा चक्र कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति। अब 24 घंटे के अंतर्गत क्या होता है? एक भाग इसके सामने सूर्य रहता है, एक भाग में तो सूर्य के जो सामने वाला भाग है वहां पर दिन रहता है, और सूर्य के विपरीत वाला भाग है वहां पर क्या रहती है? रात रहती है। बाकी ये क्या होता है? इस प्रकार चेंजेस होता रहता है। तो सूर्य के सम्मुख वाला भाग है वहां पर दिन रहेगा, और विपरीत वाला भाग है वहां पर क्या होगी? रात होगी। तो थोड़ा सा इसको अपन लिख लेते हैं। उसके बाद में ये 24 घंटे का काल पूरा हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति। बाद में है एक ही शब्दावली आती है कई बार, उसको थोड़ा सी बाद में पढ़ेंगे कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी किस प्रकार घूम रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, वो किस प्रकार है? पृथ्वी की घूर्णन गति किस प्रकार है? तो एक बार मैं सबसे पहले आपको इसी चीज को बता देता हूं कि पृथ्वी की घूर्णन गति, कई बार अपन देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। कौन सी दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है, ना कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर है, या इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एक बार देखो ये आपकी दिशा कौन सी हो गई? ये आपकी नॉर्थ। इस प्रकार मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सी। ये आपकी ईस्ट, और ये कौन सी दिशा हो गई? वेस्ट। तो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, ना कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। इसी कारण हमारे को सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तविक रूप से क्या है? सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, लेकिन पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार ये चक्र लगा रही है, इसका इस प्रकार चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के जो सम्मुख वाला भाग होगा, सूर्य वाला भाग क्या है? स्थिर है, और पृथ्वी वाला भाग क्या है? ये गतिशील है। तो सूर्य के सम्मुख वाला भाग है वहां पर दिन होगा, और एकदम इसके विपरीत भाग में चला गया तो वहां पर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। लेकिन घूर्णन गति के कारण हमारे को पृथ्वी स्थिर लग रही है, जबकि सूर्य हमारे को क्या हो रहा है? प्रतीत
कि जैसे सूर्य चल रहा है और पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज है कि किस प्रकार घूम रही है, तो ये घूम रही है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, या फिर इसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सी उदाहरण बताता हूं कि पश्चिम से पूर्व दिशा वाला, ये आपके जो बात बोल रही है पश्चिम से पूर्व वाले, कई बोलते हैं कि ना इस प्रकार नहीं है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक उदाहरण बताता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से आप इसको थोड़ा सीख समझने की कोशिश करना। उदाहरण के माध्यम से इसको आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर क्या है, पूर्व दिशा है। देखो एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में ये चीज आराम से सेट हो जाएगी, आराम से सेट हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए कि आप कई बार जैसे ट्रेन में यात्रा करते हो, ट्रेन में आप यात्रा करते हो तो ट्रेन गतिशील है और उसके सापेक्ष हम ट्रेन से बाहर देखते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या है, स्थिर है। लेकिन जब ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होती है तो हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ट्रेन तो स्थिर है, जबकि ये पेड़ पौधे पीछे की ओर भग रहे हैं, इस ट्रेन के विपरीत दिशा की ओर भग रहे हैं। अगर ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है तो पेड़ पौधे हमारे को पश्चिम दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक ऐसा का ऐसा उदाहरण पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष होता है कि जैसे अपन पृथ्वी पे है तो पृथ्वी वाला भाग अपन को क्या लग रहा है, स्थिर लग रहा है, जबकि सूर्य वाला भाग अपन को चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एक्चुअली में क्या है, पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। देखो इस प्रकार है, जैसे ये यहाँ पे एक क्या है, मैंने एक ये आप बना ली ट्रेन, इस प्रकार है। ये क्या है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है। और यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार के यहाँ पे क्या खड़े, पेड़ पौधे खड़े हैं यहाँ पे, इस प्रकार के अनेक प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे यहाँ पर खड़े खड़े यहाँ पर भी हो सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी हो सकते हैं। इस प्रकार तो ये पूरे के पूरे क्या है, ये पेड़ पौधे हैं और ये क्या है, रेलगाड़ी। तो देखो अपन को समझना है कि पश्चिम से पूर्व दिशा क्या होती है। आप इसको देखो कि ये ट्रेन है, इस ट्रेन के चलने की दिशा कौन सी है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो ट्रेन तो हमेशा ये चल रही कौन सी दिशा से, क्यों, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो हम इस ट्रेन से बाहर को निकाल के देखते हैं तो हमको लगता क्या है, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन तो क्या लग रही है अपन को, स्थिर है, जबकि ये पेड़ पौधे पश्चिम दिशा की ओर हमको भागते हुए दिखते हैं। हमारे को उल्टी दिशा में, यानी ट्रेन अगर पूर्व दिशा में चल रही तो हमारे को ये विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक ही ऐसा होता है अगर ये पेड़ पौधे क्या है, अपनी जगह पर क्या है, ये पेड़ पौधे अपनी जगह क्या है, स्थिर है, जबकि ये ट्रेन क्या है, अपने स्थान पर क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील। ठीक ऐसा का ऐसा उदाहरण पृथ्वी के सापेक्ष होता है, पृथ्वी के सापेक्ष होता है। यानी ये क्या है, ट्रेन क्या है, गतिशील है, तो गतिशील हमारी क्या है, गतिशील हमारी क्या है, पृथ्वी है, जबकि ये स्थिर क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जगह स्थिर क्या है, सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है। लेकिन हमारे को सूर्य चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी वाला भाग हमारे को स्थिर प्रतीत होता है। तो इस रेलगाड़ी के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक ये चीज बताना चाहता हूं कि ये रेलगाड़ी गतिशील है। अब रेलगाड़ी गतिशील है, इसका मतलब पृथ्वी भी गतिशील है, लेकिन हमारे को क्या लग रहा है कि ये स्थिर है, जबकि ये पेड़ पौधे अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। लेकिन हमारे को क्या लगता है कि ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य है वो अपने स्थान पर स्थिर है, लेकिन हमारे को चलता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब एक ही चीज अपने को समझनी है कि अगर ये पृथ्वी है ना, सेम कंडीशन ट्रेन वाली पृथ्वी की है, तो पृथ्वी अपन को ऐसे मानना है कि पृथ्वी क्या है, गतिशील है, जबकि सूर्य क्या है, स्थिर है। तो अपनों को देखने से जो लगता है उसके एकदम इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। देखने में जैसे प्रतीत होता है कि सूर्य चलता हुआ हमारे को ऐसे दिखता है कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, ना कि सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर है। जो सूर्य के सम्मुख होगा वहां पर दिन होगा और इसकी विपरीत होगा वहां पर क्या होगी, रात होगी। तो ये है, इसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम से पूर्व की दिशा।
या फिर इसको बोलते हैं कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, या फिर बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा। तो पृथ्वी का घूर्णन है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसको आपको इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो है ये घूर्णन गति कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर होती है, तो पश्चिम से हमेशा पूर्व की ओर होती है। नए पेज में मैं थोड़ा सी बता देता हूं इसको। पहला है, कौन सी गति की बात हो रही है, घूर्णन गति, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दैनिक गति। घूर्णन गति, दैनिक गति, या फिर इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। सबसे पहले देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर सबसे पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। सूर्य के सम्मुख वाले भाग पर दिन होगा, वह इसके विपरीत वाले भाग पर, इसके विपरीत दिशा वाले भाग पर रात होगी। इसे ही क्या कहते हैं, पृथ्वी की कौन सी गति, दैनिक गति, या पृथ्वी की कौन सी गति बोलते हैं, इसको घूर्णन गति बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज हो गई। अब इसके बाद में आपको एक चीज और देखनी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, कोष्टक में लिख लेते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि सभी सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह नक्षत्र भी हमें पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। जितने भी अपने सभी ग्रह और नक्षत्र है ना, ये भी क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। जिस प्रकार सूर्य घूम रहा है उसी प्रकार ये हमारे को घूमते हुए दिखाई देते हैं। यानी हमारे को ये भाग ऐसे प्रतीत होता है कि जो सूर्य वाला भाग है वो भाग अपन को क्या करता है, चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में क्या है, सूर्य अपने स्थान पे क्या है, स्थिर है, जबकि पृथ्वी गतिशील है। इस चीज को ध्यान रखना। और पृथ्वी की घूर्णन गति की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा ये गतिमान है। तो ये पहली गति कौन सी, घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। अब इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों को आप अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है, 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है। सूर्य के सम्मुख वाला भाग है वहां पर क्या होगा, दिन होगा, और उसके विपरीत वाला भाग वहां पर क्या होगी, रात होगी।
इसके अलावा पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करती है, घूर्णन करती है। इसके अलावा क्या है, सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह व नक्षत्र भी हमें पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में क्या है कि सूर्य व सभी नक्षत्र ये स्थिर है और अपनी पृथ्वी क्या है, ये गतिशील है, गतिशील है। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप या आकृति है वो हमारे को देखने को मिलती है। तो ये पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी अपने जानकारी ले ली। अब इसके आगे देखते हैं इसके प्रभाव, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के हमारे को क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। अब है इसके प्रभाव, घूर्णन गति के प्रभाव, घूर्णन गति के क्या क्या प्रभाव हमारे को देखने को मिलते हैं, घूर्णन गति के प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव है उसको बोलते हैं, पहला प्रभाव है दिन व रात का बनना, दिन व रात का बनना। दिन और रात में क्या होता है कि जिस प्रकार देखो यहाँ पे एक भाग है, इस प्रकार एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य के सामने वाला भाग है ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सापेक्ष एक भाग देखो, सूर्य है, सूर्य के सापेक्ष सूर्य की इस प्रकार सीधी किरणें पड़ेगी, यहाँ कहां पर पड़ेगी, तो एक तो ये भाग हो गया और एक भाग कौन सा हो गया, ये भाग हो गया। तो इधर वाला भाग है तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और इस भाग पर क्या होगी, रात होगी। इसके विपरीत क्या होगा, ये क्या है, सूर्य की स्थिति है, दूसरी कंडीशन में ये सूर्य की स्थिति है, इस प्रकार ये सूर्य की स्थिति है। इसके विपरीत इसको भी उल्टा कर लेते हैं, यहां पर क्या होता है, यहाँ पे दिन है, यहाँ पर रात है, तो यहाँ पर वापस ये क्या होता है, घूर्णन गति के कारण ये बी वाला स्थान कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी वाले स्थान पे दिन हो गया, और ए वाले स्थान पे क्या हो गई, रात हो गई। इस प्रकार, इस प्रकार। तो दिन व रात का बनना किस क्रिया के द्वारा होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन व रात का बनना होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन व रात का बनना होता है। सूर्य की जहां पर सीधी किरणें पड़ती है उस भाग में क्या होता है, दिन, और उसके विपरीत वाले भाग में क्या होती है, रात होती है। जबकि ये क्या है, एक दिशा से दिख रही है, दूसरे भाग में क्या है, वापस घूर्णन गति हुई पड़ती है। पहले ए वाला भाग सामने था, बाद में घूर्णन गति के द्वारा बी वाला भाग सामने आ गया, तो पहले ए वाले भाग पे दिन था, अब बी वाले भाग पे क्या है, दिन है। तो एक भाग में दिन होगा और दूसरे भाग में क्या होगा, रात होगी। तो ये पहला घूर्णन गति का पहला प्रभाव, उसको बोलते हैं दिन व रात का बनना। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, एक होता है कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव। कोरियोलिस बल का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है, एक प्रकार का बल लगता है, एक प्रकार का बल लगता है। उस बल को कौन सा बल बोलते हैं, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल किसके लिए उत्तरदायी होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। एक बार देखो, थोड़ा सी डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं कि क्या होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का मतलब होता है घुमाव के लिए जो बल उत्तरदायी होता है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी के सापेक्ष क्या हवाएं चल रही है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग किस प्रकार है, चपटे हुए हैं, साथ साथ ये गोल है। देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार ये पवन चल रही है, क्या चल रही है, पवन चल रही है इस प्रकार। तो ये भाग कौन सा हो गया, भूमध्य रेखा वाला भाग हो गया। तो भूमध्य रेखा वाले भाग के सापेक्ष पवन एकदम सीधी चलेगी, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे अपन क्या किधर चलेंगे, पूर्व की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, घुमाव हो गया। इस प्रकार क्या है, घुमाव है इस प्रकार। तो घुमाव वाले भाग में क्या होगा, ये भाग सबसे बड़ा है। जैसे हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं तो विषुवत रेखा सबसे बड़ी है, जबकि दूर की ओर जाने पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो इस प्रकार जो हवाएं चलेगी, तो हवा यहाँ पे भूमध्य रेखा के सापेक्ष एकदम सीधी चलेगी, लेकिन जिस प्रकार ऊपर वाले भाग में चलेगी ध्रुवीय भाग, तो वो गोल होती जाएगी, वो लगातार गोल होती जाएगी, और लास्ट में क्या होगा, ध्रुवीय भाग है यहाँ पर बहुत ज्यादा गोल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक क्या होता है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है
तो घूर्णन गति के कारण एक जो बल पैदा होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। अब है कोरियोलिस बल, इस कोरियोलिस बल का देखो सबसे कम कोरियोलिस बल कहां पर लगता है, तो इसका मान देखो सबसे कम कहां पर होता है, इसका मान सबसे कम कहां पर होता है, इस ये भूमध्य रेखा है ना, कौन सी 0 डिग्री रेखा, ये इसको बोलते हैं कौन सी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है, कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। कोरियोलिस बल का मान, कोरियोलिस बल का मान सबसे कम कम, जबकि ये भाग कौन सा हो गया, ध्रुवीय भाग। कौन सा भाग है, ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग पर क्या होता है, कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहले दिन व रात का बनना हो गया। दूसरा है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल को देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, घुमाव का बल, घुमाव का बल। अब घुमाव का मतलब क्या है, पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी के साथ क्या होती है, पवनें भी घूर्णन करेगी। लेकिन पृथ्वी के बीच वाला भाग क्या है, एकदम उभार लिया हुआ है, जबकि ऊपर वाला भाग क्या है, चपटा है। तो चपटा होने के कारण ये पवने ना पवने इस प्रकार गोल घूमती घूमती ध्रुवीय भाग है, वहां पर इनकी गति सर्वाधिक गोल हो जाएगी। तो सर्वाधिक कोरियोलिस बल या घुमाव बल कहां पर होता है, ध्रुवीय भाग की होता है। जबकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान सबसे कम होता है, क्योंकि ये भाग एकदम क्या है, सपाट है, सीधा है, तो पवने यहाँ पे एकदम सीधे चलेगी। और उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर जाते जाते क्या हो जाती है, पवने गोल हो जाती है। तो दिन व रात का बनना दूसरा हो गया कोरियोलिस बल का मान। अब तीसरा है, तीसरा पॉइंट है पवनों की दिशा में विक्षेपण। पवनों की दिशा में विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब क्या होता है, पवनों की दिशा में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। पवनों की दिशा में क्या होता है, विक्षेपण का मतलब क्या होता है, बदलाव हो जाता है। तो पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण क्या होती है, पवनों की दिशा में बदलाव हो जाता है। और मैंने आपको पिछले एक चैप्टर में बताया था, वायु दाब पेटियां पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया कि दैनिक गति के कारण पवनों की दिशा में विक्षेपण कैसे होता है। एक बार देखो इसको बता देता हूं कि एक तरफ क्या होता है कि इसमें एक तरफ होता है स्थल समीर, दूसरी तरफ होता है जल समीर। तो स्थल समीर में और जल समीर में फर्क क्या होता है कि दिन के समय पवनें जल समीर से स्थल समीर की ओर चलेगी, जबकि रात में क्या होगी, स्थल समीर से जल समीर की ओर चलेगी। तो पवनों की दिशा में क्या हो गया, विक्षेपण हो गया, पवनों की दिशा में क्या होगा, बदलाव हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पवनों की दिशा में विक्षेपण किसके कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं, दिन के समय में, दिन के समय में, दिन के समय में जल समीर, जल समीर चलती है, वह रात के समय में, समय में स्थल समीर चलती है, स्थल समीर चलती है। इसके अलावा एक उदाहरण पड़ा था पर्वत समीर और घाटी समीर का, सेम ऐसी कंडीशन वहां पर थी कि दिन का समय है तो दिन के समय में घाटी समीर चलेगा और रात के समय में क्या चलेगा, पर्वत समीर। देखो इसका मतलब क्या, समीर का मतलब होता है पवन। तो दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, यानी कि स्थलीय भाग का तापमान अधिक हो जाएगा, तो पवनें कहां से चलेगी, जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलेगी दिन के समय में। और रात के समय में क्या होगा कि पवनें स्थल से जल की ओर चलती है। तो मैंने लिखा स्थल समीर, यानी रात को स्थल समीर चलती है, जबकि दिन के समय में कौन सा समीर चलती है, जल समीर चलती है। तो पवनों की दिशा में क्या हो रहा है, विक्षेपण, या पवनों की दिशा में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। आगे वाला बिंदु है महासागरीय धाराओं का निर्धारण। महासागरीय
धाराओं का निर्माण, महासागरीय धाराओं का निर्माण। देखो महासागरीय धाराओं का निर्माण किस प्रकार होता है, जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूर्णन गति के द्वारा घूम रही है, तो जितने भी स्थलीय भाग है यानी महाद्वीपीय भाग है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। और पानी की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थलीय भाग अगर घूर्णन इस प्रकार कर रहा है तो पानी इसके विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा। तो जितने भी स्थलीय भाग है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रहे हैं, तो पानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर इनके विपरीत चलेगा। घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है, तो घूर्णन गति में क्या होते हैं, जितने भी स्थलीय भाग है या स्थलीय खंड है वो पृथ्वी के साथ क्या करते हैं, घूर्णन गति करेंगे। तो पानी की प्रवृत्ति होती है इनके विपरीत दिशा में। अगर ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा तो पानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा। देखो इस प्रकार होता है। जैसे ये क्या है, ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई। ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला ये कोई एक क्या है, एक महासागर है, कोई सा भी एक महासागर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या चल रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या चल रही है, ये घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रही है, इस प्रकार हो रही है। ये घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रही है। तो स्थलीय भाग है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पानी इनके विपरीत चलेगा। पानी की गति क्या होती है, इनके विपरीत होती है। इस प्रकार ये पानी वाला भाग है, ये पानी की गति इसके विपरीत होगी, इस प्रकार, इस प्रकार। इस प्रकार, जबकि ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार होगा, जैसे ये आपका ये क्या है, एक जलीय भाग है, पूरा का पूरा जलीय भाग है। तो ये स्थलीय भाग जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं तो इस प्रकार ये महासागरीय धाराएं चलेगी, इस प्रकार। इस प्रकार तो ये महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं का निर्माण किसके कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। और जल की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थल के विपरीत दिशा में जल चलेगा। अगर अपना ये क्या है, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है तो पानी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है, इस प्रकार। ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है, इस प्रकार, इस प्रकार, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार चलेगा। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इनका क्या कारण होता है, वो जब महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो पहला एक पवनों की दिशा में क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। फिर दूसरा महासागरीय धाराओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसके अलावा एक बल होता है, उसको बोलते हैं कौन सा बल, कि अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है, 5 नंबर पॉइंट है, अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति। अब अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, पहला होता है अप और केंद्र से बाहर की ओर। अप का मतलब होता है ऊपर, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो होता है अभिकेंद्रीय और दूसरा होता है अपकेंद्रीय। देखो एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में क्या है, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्रीय भाग है। तो केंद्रीय भाग से एक बल लगेगा, जिसको ये एक बल कौन सा बाहर की ओर लग रहा है, इस बल को कौन सा बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जबकि ये एक बल और लग रहा है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये बल कौन सा हो गया, अंदर की ओर जो बल लगता है पृथ्वी के केंद्र की ओर, इस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति के कारण हर वस्तु को अपने से दूर दूर की ओर धकेलना चाहती है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल है, ये सर्वाधिक एक बल होता है कौन सा, अपकेंद्रीय बल। तो सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल पाया जाता है, सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल वो मध्य रेखा पर होता है। कौन सी रेखा पर होता है, वो मध्य रेखा पर वह ध्रुवों की ओर न्यूनतम होता जाता है, न्यूनतम होता जाता है, होता जाता
यानी अपकेंद्रीय बल है इसका मान सर्वाधिक कहां पर होता है, भूमध्य रेखा वाले भाग में होता है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा वाला भाग है, भूमध्य रेखा वाले भाग से हम जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, कम होता जाता है। अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, कम होता जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट मैंने आपको अभी बता तो दिया, लेकिन उसको एक बार और बता देता हूं कि पृथ्वी का आकार या आकृति भूआब किस कारण है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। तो पृथ्वी की आकृति भूआब जैसे किस कारण है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसकी आकृति किस प्रकार की, भूआब के समान है। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। आज का अपना टॉपिक शुरू किया था पृथ्वी की गतियां। तो सामान्यतः पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती है, दो प्रकार की गतियां होती है। पहली गति है उसको कौन सी गति बोलते हैं, घूर्णन गति या फिर दैनिक गति, या फिर उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। और दूसरी गति है उस गति को कौन सा बोलते हैं, परिक्रमण गति। यानी एक गति सूर्य के चारों ओर इस प्रकार घूमती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक गति में क्या होता है, अपने स्थान पर घूमती रहती है। अपने स्थान पर जहां पर पृथ्वी घूमेगी उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और अपने स्थान पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उस गति को कौन सा बोलते हैं, परिक्रमण गति। तो सबसे पहले पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, आज की शुरुआत यहीं से। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, भू-आब या लंबवक्ष गोला। भू-आब या इसको बोलते हैं लंबवक्ष गोला, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, जियोड प्रकार की है, जियोड प्रकार की। तो ये पृथ्वी की जो गति कौन सी है, घूर्णन गति है। घूर्णन गति के कारण क्या है, पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है, जिस प्रकार दूरी भाग क्या है, चपटे हुए है, और बीच वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है। तो ये पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है या आकृति है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस प्रकार की स्थिति है। अगर घूर्णन गति नहीं होती तो क्या पता पृथ्वी की वर्तमान जैसी संरचना है वैसी संरचना नहीं हो पाती। तो पृथ्वी की वर्तमान संरचना के लिए उत्तरदायी गति कौन सी है, घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, इसका मान सर्वाधिक होता है विषुवतरेखीय भागों पे, यानी बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग है ये क्या है, उभार ली हुई है, जबकि ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये क्या है, चपटे हैं, दोनों ध्रुव चपटे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, भू-आब, या इसको बोलते हैं लंबवक्ष गोला, या फिर इसको बोलते हैं जियोड के समान है। फिर दूसरी चीज देखी थी कि एक है विषुवतरेखीय व्यास और दूसरा क्या है, ध्रुवीय व्यास। विषुवतरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों में क्या होता है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि बीच वाला भाग यानी विषुवत रेखा वाला भाग है ये उभार लिया हुआ है, जबकि ध्रुवीय भाग है ये क्या है, कुछ चपटे हैं। इन दोनों संख्याओं में अंतर है, यहाँ पे 12,756 है, ये 12,714 किलोमीटर। इसका मतलब विषुवत रेखीय व्यास अधिक है, जबकि ध्रुवीय व्यास इसका क्या हुआ है, कम पाया जाता है। दूसरा है, एक शब्द आता है अक्ष और दूसरा अक्ष शब्द क्या आता है, कक्ष। एक आता है अक्ष और दूसरा क्या आता है, कक्ष। तो अक्षीय पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि इसके सापेक्ष दूसरा मान क्या है, कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री है। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये क्या है, उत्तरी बिंदु है, ये क्या है, दक्षिणी बिंदु। इस प्रकार ये अपना उत्तर और दक्षिण है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है, अपने उत्तरी बिंदु से इस प्रकार झुकी हुई है। तो पृथ्वी का ये क्या हो गया, अक्षीय झुकाव हो गया, या तो 23.5 डिग्री, और पीछे वाला ये पूरा का पूरा झुकाव ये क्या हो गया, कक्षीय झुकाव। तो अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, जबकि कक्षीय झुकाव कितना है, 66 डिग्री है। आगे चलते हैं कि पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की सामान्य दो प्रकार की गति होती है। सबसे पहली गति उसको बोलते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति, या उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति के अंतर्गत मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताने की कोशिश की कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, या इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, या इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति। बाद में मैंने आपको एक चीज बताई कि अपन को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य लगातार क्या है, गतिशील है, सूर्य क्या है, लगातार गतिशील है, और पृथ्वी हमारे को स्थिर लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे को जैसा प्रतीत हो रहा है इसके एकदम विपरीत है कि सूर्य स्थिर है, जबकि पृथ्वी लगातार क्या है, गतिशील या घूर्णन गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार घूर्णन गति कर रही है। तो वास्तव में क्या है, घूर्णन गति के द्वारा पृथ्वी तो क्या है, गतिमान है, जबकि सूर्य क्या अपने स्थान पे स्थिर है। एक भाग पृथ्वी का सूर्य के सम्मुख होगा, वहां पर क्या होगा, दिन होगा, एक भाग विपरीत दिशा में चला गया, इसका मतलब क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। उसके बाद में वापस यहाँ पे दिन, वापस यहाँ पे रात होगी। इस प्रकार एक दिन हो गया, दिन के बाद में यहाँ पर रात हो जाएगी, उसके बाद में वापस ये घूम कर आएगा, तो यहाँ पे दिन और वापस यहाँ पर रात हो जाएगी। तो मैंने एक आपको उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश की
कि आप क्या करते हो, कई बार जैसे यात्रा करते हो आप किसी गाड़ी से, बस से आप यात्रा करते हो, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जैसे गाड़ी चल रही है तो उसके विपरीत दिशा में हमारे को, हम खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर देखते हैं तो पेड़ पौधे हमको विपरीत दिशा में भगते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप से क्या है, अपनी गाड़ी गतिशील है जबकि पेड़ पौधे क्या है, स्थिर है। लेकिन हमारे को दिखता क्या है कि पेड़ पौधे पीछे की ओर भग रहे हैं और गाड़ी आगे की ओर चल रही है। वास्तव में इसी प्रकार पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी वाला भाग है तो पृथ्वी क्या है, लगातार गतिशील है, जबकि सूर्य क्या है, स्थिर है। तो सूर्य हमारे को चलता हुआ प्रतीत होता है और पृथ्वी हमारे को स्थिर प्रतीत होती है। मैंने इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। बाद की चीज है घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति, तीनों एक ही नाम है। इसमें क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। बाद में क्या है, सूर्य के सम्मुख वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं दिन, और सूर्य के विपरीत वाला भाग है वहां पर क्या होगी, रात होगी। इसके बाद में कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, इस लाइन को आप याद कर लेना। इसको बोल सकते हैं कौन सा क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, ना कि घड़ी की दिशा में। बात दूसरी चीज है कि सूर्य, अगर सूर्य हमारे को प्रतीत होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है, तो सूर्य के साथ जितने भी ग्रह और नक्षत्र है वो भी हमारे को पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये सब स्थिर है और पृथ्वी वाला भाग क्या है, गतिशील है। अगली चीज है कि घूर्णन गति के प्रभाव, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रभाव है इनको थोड़ा सी आप दिमाग में बैठा लेना। सबसे पहला भाग है दिन व रात का बनना। दिन व रात किस कारण बनते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। ये अपना क्या है, ये है अपना सूर्य, सूर्य, और सूर्य के सामने ये भाग कौन सा हो गया, पृथ्वी वाला वो हो गया। तो सूर्य का जहां पर प्रकाश पड़ रहा है वहां पर क्या हो गया, दिन हो गया, और इसके विपरीत वाले भाग में क्या होगी, रात होगी। बाद में घूर्णन गति के कारण ये भाग घूम गया और ये बी वाला भाग यहाँ पर आ गया, तो इस भाग में दिन हो गया और इस भाग में क्या होगी, रात हो गई। तो ये दिन व रात का बनना किस कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। दूसरा अपना प्रभाव है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो कोरियोलिस बल का मतलब क्या होता है, घूर्णन के लिए जो बल उत्तरदायी होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मान कहां पर होता है, ध्रुवीय स्थान पर होता है, ध्रुवीय बिंदु पर होता है, और सबसे कम मान कहां पर होता है, विषुवतरेखीय भाग पर होता है। एक है पवनों की दिशा में विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है पवनों की दिशा में क्या हो जाता है, मुड़ाव हो जाता है। ये मुड़ाव किस कारण होता है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है। देखो, एक है दिन के समय में कौन सा समीर चलता है, जल समीर चलता है, जबकि रात के समय में कौन सा चलता है, स्थल समीर। यानी कि दिन के समय में क्या होती है, हमारे को गर्मी होती है, तो गर्मी वाले स्थान पर क्या होगा कि हमारे ठंडी ठंडी पवने आएगी। स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग से क्या, स्थलीय भाग पर क्या होगा, जलीय भाग से पवने आएगी। और रात में एकदम उल्टी प्रवृत्ति हो जाती है, स्थलीय भाग से गर्म पवने जलीय भाग की ओर चलती है। तो इस प्रकार की ये जो विक्षेपण होता है ये किसके कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अगला है महासागरीय धाराओं का निर्माण। महासागरीय धाराएं क्या होती है, ये भाग कौन सा होता है, महासागरीय भाग एकदम अपना महासागरीय भाग है ना। महासागरीय भाग के अंतर्गत क्या होता है, एक तो भाग होता है जलीय और दूसरा होता है स्थलीय। तो जो स्थलीय भाग है वो पृथ्वी के साथ घूर्णन करेगा और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। तो पानी की प्रवृत्ति होती है कि पानी स्थलीय भाग के विपरीत चलेगा। तो ये घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है पृथ्वी, तो पानी इसके विपरीत इस प्रकार चलेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एक बल है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल का सर्वाधिक मान होता है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवीय भाग पर इसका मान लगातार क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो ये आज की अपनी क्लास है। मैं आज की क्लास को यही समाप्त करना चाहता हूं। आगे वाला बिंदु है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।